नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, आपको बताएं जिस तरीके से लगातार पूरे देश में आज जो सियासी पारा गरमाया हुआ है, इसी कड़ी में हिमाचल से सीएम जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर जीत हासिल कर ली है। आपको बताएं छठी बार चुनाव जीते हैं सीएम जयराम ठाकुर। तो जिस तरीके से हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन सराज सीट से सीएम जयराम ठाकुर ने बाजी मार ली है और कांग्रेस के नेताओं को पछाड़ते हुए साफ तौर पर इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, हिमाचल सीएम छठी बार चुनाव जीते हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार सुबह से ही जो गर्मा गर्मी ठंड के माहौल में देखी जा रही है, ये अब स्पष्ट हो चुका है कि सराज सीट से जयराम ठाकुर ने जीत हासिल कर ली है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर क्यों जो कि सीधे हिमाचल से आ रही है। जी हां, आपको बताएं कि लगातार हिमाचल में जिस तरीके से जो गर्मा गर्मी का सियासी पारा हाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर चुनाव जीत चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बताएं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दम भरते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन सराज सीट से सीएम जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। आपको बताएं कि 20,000 वोटों से जीत दर्ज की है, जो कि वाकई एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावा भर रहे थे, दम भर रहे थे, उन तमाम दावों की अब हवा निकल चुकी है, क्योंकि छठी बार चुनाव जीते हैं सीएम जयराम ठाकुर। जनता ने एक बार फिर से जयराम ठाकुर पर अपना विश्वास जताकर ये स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल में जयराम ठाकुर के काम से जनता वहां की खुश है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि 20,000 वोटों से जयराम ठाकुर ने जीत हासिल कर ली है। खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर चल रही है। जी हाँ, बीजेपी कांग्रेस में जिस तरीके से जो बराबरी का जो मुकाबला चल रहा है, ये मुकाबला और ज्यादा जबरदस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब 6 सीटों पर 20-48 वोट का अंतर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस को 34 सीटों पर बढ़त साफ तौर पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वहीं आपको बताएं कि बीजेपी 30 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है। तो जिस तरीके से हिमाचल में हालांकि सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या जो परंपरा है वो ही आगे बढ़ेगी या फिर परंपरा को तोड़ने का जो काम है वो बीजेपी करेगी, लेकिन आपको बताएं कि जो मुकाबला है वो बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बेहद जबरदस्त मुकाबला, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस 19-20 के अंतर से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस को साफ तौर पर आपको बताएं कि 34 सीट पर बढ़त मिल रही है। हालांकि कुछ देर पहले हम लगातार ये देख रहे थे कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन अब बीजेपी 30 सीटों पर हालांकि दिखाई पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ी है। तो हिमाचल प्रदेश में जो कांटे की टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। 6 सीटों पर आपको बताएं कि अंतर जो है वो सीटों का घटता बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस साफ तौर पर फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो हिमाचल में सरकार बनाती हुई जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ रुझान है, और रुझानों में जिस तरीके से कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी धड़कनें जाहिर तौर पर बढ़ रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से कभी बीजेपी रेस में आगे है तो कभी कांग्रेस, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें 20-48 वोटों का अंतर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए यहां से अच्छी खबर, क्योंकि कांग्रेस 34 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है।
तो लगातार जिस तरीके से काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, चाहे बात हिमाचल की हो, चाहे बात गुजरात की हो, और चाहे बात जो यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं उसकी हो, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल में साफ तौर पर जो कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे आती हुई दिखाई पड़ रही, कहीं ना कहीं जो परंपरा है उसको बनाए रखने के मूड में यहाँ की जनता दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत मैं करना चाहूंगी आपका एफएम न्यूज पर। मनोज जी, जिस तरीके से जो सुबह से जो आंकड़े बता रहे हैं, अगर खासतौर पर हिमाचल की सर बात करें तो हिमाचल में एकदम जो मुकाबला है वो बराबरी का दिखाई पड़ रहा है। कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे, और अब कांग्रेस जो है हिमाचल में बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। नहीं, दरअसल जिस तरीके से परंपरागत का आपने सवाल में ही ये बात कही, परंपरागत तरीके से चाहे हिमाचल और चाहे उत्तराखंड हो, अपनी सरकारें बदलते रहे, लेकिन इतिहास बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली, और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी अभी पिछले चुनाव में रिपीट की। और जिस तरीके की टक्कर है, कारण ये कि अभी कई राउंड की मतगणना बाकी है, कभी 33-32, कभी 34-32, कभी 35-30। तो मुझे नहीं लगता है कभी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में अंतिम परिणाम क्या होगा, लेकिन अब तक के अनुमान या अब तक के जो गणना रही उसमें ये कहा जा सकता है कि अभी कांग्रेस बढ़त पे है। अब बढ़त ही नहीं बल्कि एक सीटें या 2 सीटें ज्यादा है जो बहुमत से ज्यादा चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये नहीं भूला जा सकता है कि लता जी देखिए, एक तरफ जहां अपना गढ़ ही नहीं, लगातार 27 साल से जिन सीटों पर कब्जा हो, वहां इतनी अप्रत्याशित, मतलब पिछले चुनाव से या पिछले परिणाम से इस विधानसभा के परिणाम गुजरात में बहुत अप्रत्याशित सीट की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि 2014 के बाद जिस तरीके से देश में या राज्यों में मोदी का जलवा अभी भी कायम है, और चूंकि गुजरात चुनाव में कई बार ऐसा हुआ कि कई पत्रकार साथियों से लगातार वार्ता होते होते अंतिम चरण, मतलब अंतिम चरण के चुनाव के वोटिंग से पहले वही एक जो कह सकते हैं कि मोदी जी को लिए भाई देश और विदेश या विश्व स्तर पर मोदी जी की जो छवि है, अगर हम उसे नहीं बनाए रखेंगे तो सबसे बड़ा दायित्व, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी गुजरातियों की बनती है। और उन्होंने भरपूर प्यार वोट के जरिए उन्हें दिया है। तीसरा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में 22 पोल इलेक्शन में आप देखिए, चाहे मैनपुर हो, कतौली हो या रामपुर हो, नियमित तौर से जो जिसकी सीट अभी 2022 के चुनाव के बाद 2 लोकसभा उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ और रामपुर के, या लखीमपुर विधानसभा, उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के ढहे को नहीं गिराया था, बल्कि वो उनकी सीटों को में दर्ज करा के खुद जीती थी। लेकिन अभी तक के जो रुझान है, या 7-8 राउंड की मतगणना के बाद समाजवादी प्रत्याशी या समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी खतौली में लगातार भाजपा से आगे हैं, तो ये कह सकते हैं कि मुख्य विपक्षी दल के तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से, लेकिन अगर आप चाहे बात गुजरात की करें, चाहे हिमाचल की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी बात करें, ठंड के माहौल में जो सियासी पारा जो चढ़ा हुआ है ये वाकई बेहद ज़्यादा दिलचस्प हो जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है एक नया इतिहास बनाकर, तो वहीं अगर खासतौर पर हम उसकी बात करें, हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल में छठी बार एक बार फिर से जो वहाँ की जनता है हिमाचल की, अपने मुख्यमंत्री पर उन्होंने विश्वास जताया है, क्योंकि सराज सीट से जयराम ठाकुर की जो जीत है वो पक्की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी वहां पर कर रही थी, जो माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी, वो माहौल बन नहीं पाया, क्योंकि कांटे की टक्कर दिख रही है, एक तरफा कुछ भी नहीं है। लता जी देखिए, बहुत अहम सवाल है आपका। वो वैसे कहूंगा कि इससे पिछले दौर में अगर आप याद करें तो उत्तराखंड में खंडोई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन वही चुनाव हार गए। तो कम से कम जो नेता है या जो मुख्यमंत्री है, जो लगातार 6 बार विधायक है, वो बड़े मतों के अंतर से, लगभग 20,000 से ज्यादा अंतर उन्होंने जीत दर्ज की है। इसका बेसिक ये कारण है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो अच्छा, जबकि बोला नहीं जा सकता, अभी कल ही एफसीडी का परिणाम किस तरीके से अप्रत्याशित रहा कि 15 साल लगातार वहां पर एफसीडी का मेयर, एफसीडी पे बीजेपी कायम रही है। लेकिन आज जस्ट उलट है, यानी निचले स्तर से अगर हम बात कर ले, चाहे वो सदन की बात करें, लोकसभा सदन की बात करें, विधानसभा सदन की बात करें,
या जहां सरकारें बदलनी है, हम्म। इस बात स्वीकार नहीं कर सकते कि अभी भी मोदी सरकार या मोदी नेतृत्व या इसलिए मोदी जी का जलवा अभी भी लोगों में कायम है। क्योंकि गुजरात चुनाव हमने आपने देखा था कि अंततः वहां के मुख्यमंत्री पर इतनी चर्चा नहीं, वहां के किसी नेतृत्व से चर्चा नहीं हुई। अगर चर्चा हो रही तो मोदी जी पे और अमित शाह की। तो यानी कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जिस तरीके से गुजरात की अगर हम खासतौर पर बात करें मनोज जी, तो मोदी मैजिक ज्यादा इफेक्टिव रहा स्थानीय मुद्दों के मुकाबले। लता जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक छोटी बड़ी लाइन का अंतर नहीं समझ में आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके कांग्रेस लड़ी थी, मुझे इस विधानसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस उस तरीके से पीछा करते हुए नहीं दिख रही है। दूसरी बात, चुनाव पूर्व जितनी भी चर्चा, जितने भी अनुमान आते वहाँ के जनमानस में, वहाँ के व्यवसायी में, वहाँ सभी जात धर्म के लोगों में ये बड़ी धारणा मोदी जी को लेकर के उन्होंने। मनोज जी, आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर हमारे पास सारे जो कि इस तरीके से लगातार आपको पता है कि पूरे देश में जिस तरीके से सियासी माहौल बना हुआ है, जो मुकाबला है, जो ये दिलचस्प खेल है वो आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी से डिम्पल यादव 51,000 वोटों से साफ तौर पर आपको बताएं कि आगे दिखाई पड़ रही हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सेंधमारी करने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से जो गढ़ समाजवादी पार्टी का मैनपुरी कहा जाता था, अब तक कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जो आज नतीजे साफ तौर पर नतीजे नहीं कहेंगे, जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि साफ तौर पर जो वहाँ की जो जनता है वो मुलायम सिंह यादव से प्रेम वाकई करती है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि मैनपुरी से डिम्पल यादव 51,000 वोटों से आगे चल रही। तो बहुत बड़ी खबर ये, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मैनपुरी चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर जो मुकाबला है वो किसके पक्ष में जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से डिम्पल यादव यहाँ से थी, समाजवादी पार्टी का चेहरा थी, और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी शाह के वोट को साधने के लिए शाह के चेहरे को मैदान पे उतारा, लेकिन इसका कोई असर साफ तौर पर दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं इतना मजबूत यहाँ पर है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपनी सीट को यहाँ से बचाने में कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि साफ तौर पर बीजेपी के लिए एक बेहद बुरी खबर ये हो सकती है। क्योंकि लोकसभा सीट ये थी और आगामी समय में क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई पड़ रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी की जो चेहरा थी डिम्पल यादव यहाँ से भारी बहुमत के साथ जीतती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लता जी, दरअसल अब आपकी ब्रेकिंग न्यूज पर ही मैं थोड़ा सा जवाब आपको ये बताना चाहूंगा। 93 के बाद जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव तक या स्वर्गीय नेताजी के नेतृत्व में 2014 में जो देश में परिवर्तन की लहर है, उसका सबसे बड़ा असर या सबसे बड़ा मैंडेट दिल्ली में यूपी से दिया था 80 में 73 सीटें बड़ा। और दूसरी तरफ ये आप कह सकती है कि उन सीटों पर भी लोगों को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ होता था, भारतीय जनता पार्टी उनके मुंह से उस सीट को छीनी और चुनाव जीती। मैनपुरी में जो कमियां इस चुनाव से पहले या 2017 में कांग्रेस और सपा गठ और दोनों दलों के प्रत्याशी नेताजी के समाजी स्तर से जाकर के आशीर्वाद लेकर के, तो मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी के लिए कोई बहुत चुनौती वाली बात है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी जिस तरह जीत की तरफ बढ़ रही थी, चाहे वो उपचुनाव
तरीके से लगातार जो महामुकाबला देखने को मिल रहा है, जो गेम है बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो चुनाव इस समय हो रहे हैं, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा संकेत देते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। इसीलिए ये जो खेल है, जो चुनावी ये खेल है, ये बेहद ज़्यादा दिलचस्प हो गया है आम जनता के लिए भी और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो खबर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए सामने आई खुशखबरी लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में डिम्पल यादव आगे चल रही है, वाकई समाजवादी पार्टी के लिए खुशखबरी है। और मैनपुरी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम किशोर, जिस तरीके से जो नतीजे, जो रुझान माफ कीजिएगा जो आए हैं, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। क्या कुछ वहां पर सरगर्मी आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का माहौल मैनपुरी में? श्याम किशोर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए श्याम किशोर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, चलिए, सुन पा किस रहे हैं, तरीके का आवाज आ रही माहौल है। वहां पर मैनपुरी में, क्योंकि डिम्पल यादव जीत रही हैं? जी, कहीं न कहीं देखा जाए जो यहाँ जो है मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन अभी जो है वोटिंग लगभग 10वें राउंड पे चल रही है, जिसमें सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव लगभग 53,000 वोटों से आगे चल रही है। और देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी जो है निराशाजनक होती दिखाई दे रही। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैनपुरी में पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी, लेकिन कहीं न कहीं नेताजी की श्रद्धांजलि को लेकर के लोगों ने जो है आगे की बढ़त बनाने की है। 2024 में जो लोग चुनाव होने वाले में देख रहे थे, नतीजे इस प्रकार आ रहे हैं, जो 53,000 वोटों से यहाँ बढ़त चल रही है। हमारे यहाँ वरिष्ठ भाई है, उनसे देखो बात करते हैं। तो यहाँ समाजवादी पार्टी आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1996 से समाजवादी पार्टी का मंत्री कर रहा है। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद 1996 में मुलायम सिंह यादव ने यहाँ से पहला चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी से ही लोकसभा सीट जीतकर केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री का पद भी लिया। उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह रहे हो या उनके पौत्र तेज प्रताप रहे, उनके भतीजे धर्मेंद्र रहे हो, वही जीतते हैं। जो भी प्रत्याशी इन्होंने खड़ा किया समाजवादी पार्टी से, वो जीते हैं। इस बार मुलायम सिंह नहीं थे, ऐसे में चुनाव अहम था, लेकिन मतगणना परिणाम बता रहे हैं कि मुलायम के न रहने के बाद भी प्रेम, मैनपुरी के लोगों का जो प्रेम है सपा के प्रति, वो बरकरार है। अब तक लगभग 1,80,000 वोट खुले हैं, उसमें 60,000 से अधिक लगभग 65,000 की लीड जो है समाजवादी पार्टी ले चुकी है, यानी कि 1/3 वोट से ज्यादा समाजवादी पार्टी के पास लीड है। तो ये हम कह सकते हैं कि निश्चित ही समाजवादी पार्टी जीत को रख सकती है। चलिए, जिस तरीके से लगातार जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो कि वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि जिस तरीके से डिम्पल यादव, अखिलेश यादव मैदान में उतरे हुए थे, जगह जगह पर प्रचार कर रहे थे, ये वाकई उसका नतीजा है या फिर वाकई ये एक वो प्रभाव है जो मुलायम सिंह यादव का मैनपुरी सीट पर है, ये उसका नतीजा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर किसकी ये सीट होगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ मैनपुरी में साइकिल की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से 51,000 वोटों से आगे डिम्पल यादव चल रही है। आपको बताएं, अब 86,000 वोटों से डिम्पल यादव आगे निकल चुकी है। डिम्पल अकेले जसवंत नगर में 60,000 वोटों से आगे निकली हैं, तो ये बड़ी खबर। और भोगांव की अगर बात करें तो भोगांव में बीजेपी पिछड़ी, सपा आगे निकली है। तो मैनपुरी में बीजेपी के रघुराज शाक्य को पीछे छोड़ दिया है डिम्पल यादव ने। तो जिस तरीके से बीजेपी दम भर रही थी कि जो मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसे वो उस किले को फतेह करेंगे, लेकिन डिम्पल यादव ने साफ तौर पर 86,000 वोटों से आगे निकलकर ये बता दिया है कि दरअसल जो गढ़ समाजवादी पार्टी का मैनपुरी था, वो मैनपुरी ही था, मैनपुरी ही है और मैनपुरी ही रहेगा। मनोज जी, जिस तरीके से जो 86,000 वोटों का जो आंकड़ा है सर, ये कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुत मेहनत कर रही थी इस सीट पर। आवाज कटर करके कट रही है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, मैदान में चुनाव हो, किसी भी राज्य में, हार जीत तो एक अलग मैटर है, सरकारें बनना नहीं बनना एक अलग मुद्दा है। लेकिन वो चुनाव लड़की पूरी मेहनत से है, पूरी शिद्दत से है, पूरे प्रबंधन तंत्र से, कार्यकर्ताओं के दम पर है। यहाँ
भले सरकार भाजपा की नहीं बनी, लेकिन मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में जबकि वामपंथियों को सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, तो भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में उसको ये पता था कि वहाँ स्वर्गीय नेताजी का या जो बात जो कि लगातार नाराज चल रहे थे अखिलेश यादव से, वो भी अगर उनके साथ जा चुके हैं तो जीत उसके के लिए बहुत ज्यादा श्योर नहीं थे। लेकिन चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कार्यकर्ता या संगठन, ये देखना चाहिए। लता जी देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने अपने सबने सारे पत्रकारों ने ये देखा, एक समय था कि मंडल के बाद लगातार मायावती मुलायम या क्षेत्रीय सरकारें बनाते रहे, कांग्रेस का पूरी तरह से शून्य हो गई। या ये कहिए कांग्रेस जिस तरीके से शून्य की तरफ बढ़ती जा रही देश में, वो आप थोड़ा पलट लीजिए इसको कि अगर उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी तो क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर के 325 और 350 का आंकड़ा जो पहुंचती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसका कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर उसका प्रबंध स्तर, उसके पन्ना प्रमुख, तो वही स्थिति मैनपुरी में या रामपुर में या खतौली माँ को देखने को मिलेगी। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना आता है और विपक्षी इससे सीख रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना जरूर आता है, लेकिन जिस तरीके से मैनपुरी में वो दम भरते दिखाई पड़ रहे थे, और मैनपुरी लोकसभा सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, कई सालों से समाजवादी पार्टी का इस पर कब्जा था। आपकी आवाज नहीं आ रही? सुन पा रहे हैं आप मुझे मनोज जी? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया सर कि जो भारतीय जनता पार्टी वो जानती है कि आखिर अपने प्रतिद्वंदी को कैसे भेदना है, किस तरीके से उनके किले को भेदना है, लेकिन जिस तरीके से मैनपुरी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि लोकसभा सीट ये थी और नेताजी की एक अच्छी लोकप्रियता यहाँ पर इस सीट पर थी, उसी को सेंधने के लिए हालांकि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए थे, प्रचार किया था, लेकिन जिस तरीके से जिस आंकड़ों के साथ पिछड़ती हुई बीजेपी यहाँ पर दिखाई पड़ी है, ये कहीं ना कहीं एक साफ संदेश देता है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी कि जो लड़ाई है वो आसान नहीं, जितना एक तरफा बीजेपी सोच रही है, लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और अब तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, हर जगह से, हर राज्य से। लता जी देखिए, लड़ाई कितनी भी कठिन, गृहमंत्री अमित शाह, योगी जी लगातार वहां रैलियां कर रहे थे और छोटे छोटे जगहों पे जाकर के वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। तो इससे संदेश ही नहीं जाता, इसमें कार्यकर्ताओं में बन जाता है सरकार बने या न बने, हम चुनाव जीते या न जीते, ये निर्णय तो लोकतंत्र जनता के हाथ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी कौशल में अगर आज विश्व की या देश की सबसे बड़ी पार्टी लगातार सरकारें उसकी बन रही है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ बाकी लोगों से अलग है। अब रहा बात तो सवाल है, उस सवाल का जवाब देखिए, एक बात बताना चाहेंगे कि जिस तरीके क्षेत्रीय दल, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, या हम पश्चिम में चौधरी स्वर्गीय अजीत सिंह की पार्टी की बात करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों का, जाति गठबंधनों को तो उत्तर प्रदेश और बिहार से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप सोचिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 35 साल बाद भारतीय जनता पार्टी उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व सरकार को रिपीट करती। दूसरी तरफ हम ये क्यों भूल जाती, जहां मायावती शून्य की तरफ चली, मायावती अखिलेश के गठबंधन में शून्य से 10 चली जाती है, अब विधानसभा चुनाव की तरफ वो शून्य में चली जाती है। इसका मतलब ये है कि पक्ष और विपक्ष की बात करने तो उत्तर प्रदेश प्रमुख विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव, या ये कहें कि जो ट्विटर और एसी और बंद गाड़ियों की बात लोग किया करते थे, मुझे लगता है मैनपुरी चुनाव से अखिलेश को भी समझ में आ गया, या आजमगढ़ और रामपुर के बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी मनोज जी। जिस तरीके से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से डिम्पल यादव ने 90,000 वोट की लीड बना ली है, जो हाँ एक और बड़ा झटका, जिस तरीके से कड़ी दर कड़ी जो आगे डिम्पल यादव बढ़ रही हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि समाजवादी पार्टी ने जो मैनपुरी सीट थी, साफ तौर पर अपना कब्जा जो है वो बरकरार रखा है। और मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसमें डिम्पल यादव 90,000 वोट से आगे दिखाई पड़ रही हैं।
तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिमाचल में कांटे की टक्कर लगातार सुबह से बनी हुई है। जहां एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस को अब 38 सीटों पर बढ़त साफ तौर पर मिल चुकी है और ऐसे में बीजेपी की जो धड़कन है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी 27 सीटों पर मात्र आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए साफ तौर पर बीजेपी को पछाड़ चुकी है। तो हिमाचल में साफ तौर पर कांटे की टक्कर, ये रुझान आपको हम बता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस को 38 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। 35 का वो जादुई आंकड़ा है जिसे पार करने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन साफ तौर पर जो परंपरा हिमाचल पे अगर खास तौर पर बात की जाए, हालांकि बीजेपी इस परंपरा को तोड़ने की जरूर बात कह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिखाई पड़ रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बताते हैं कि जो परंपरा है हिमाचल में, हो सकता है कि उसी को जो जनता है प्रदेश की वो आगे बढ़ाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनती है, इसी कड़ी में अगर हम रुझानों की बात करें, हालांकि सुबह से जो रुझान है वो बनते बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कभी बीजेपी आगे तो कभी कांग्रेस आगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी 27 सीटों पर आगे, तो कांग्रेस की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कांग्रेस 38 सीटों पर आगे दिख रही है। मनोज जी, कांग्रेस 38 सीटों पर आगे हिमाचल पर दिखाई पड़ रही है, क्या लगता है कि परंपरा आगे बढ़ेगी या फिर टूटेगी? क्या कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, क्या आपके आकलन से लगता है? लता जी, देखिए, जिस तरीके से शुरुआती मतगणना के दौरान लगातार कांटे की टक्कर थी और अब कांग्रेस की बढ़त और बीजेपी की बढ़त में सीटों की संख्या कम होती जा रही है, मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे तक अगर ये परिणाम बना रहा है या मतगणना के राउंड में हम इस तरीके से जीत बनी रही, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ फिर कुछ कर पाएगी। वही परंपरागत चीजें होंगी, अलट और पलट की स्थिति हो जाएगी। तो ये बस इतना सा था। और लता जी का अनुरोध मैं करूंगा, क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गई, अगर आप इजाजत दे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार जो माहौल है गर्मा गर्मी का वो बना हुआ, और ऐसे में मैनपुरी क्यों खास है, ये हम दरअसल आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर मैनपुरी सपा के लिए क्यों खास है। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में आपको बताया कि मैनपुरी सीट से यादव परिवार का खास जुड़ाव रहा है इस सीट से। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि 2 दशकों से ज्यादा मैनपुरी में यादव परिवार का नियंत्रण रहा है। क्यों खास मैनपुरी सीट है? साल 1996 में मुलायम यहां से पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके अलावा साल 2004, 2009 और 2019 में यहां से जीत दर्ज की थी समाजवादी पार्टी ने। साल 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद बने थे, यानी कि सीट पर मुलायम सिंह यादव के अलावा सपा के ही नेता जीतते रहे हैं। ये यहाँ का रिकॉर्ड रहा है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का जोरदार जो है वो बोलबाला है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का जोरदार बोलबाला, ये दरअसल बड़ी वजह है कि सपा के लिए साख की ये सीट बनी हुई थी। और ऐसे में फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर जरूर है कि समाजवादी पार्टी से जो डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव मैदान में खड़ी हुई थी, उन्हें बढ़त लगातार मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर जो उपचुनाव हो रहे, इसी कड़ी में अगर खतौली सीट की खासतौर पर बात कर ली जाए तो खतौली में जिस तरीके से लगातार आरएलडी जो है वो अपनी बढ़त बनाते हुए अब तक दिखाई पड़ रही थी। हालांकि जिस तरीके से जो माहौल है वो एकदम सियासी पारा गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रालोद की अगर बात की जाए, रालोद वहां से आगे बढ़ती हुई बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और खतौली से ही हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए आदेश सैनी, खतौली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए आदेश, क्या माहौल खतौली में आप देख पा रहे हैं, किस तरह की सरगर्मी वहां पर आपको दिखाई पड़ रही है? ही जो मतगणना का शुरुआती दौर है उसमें जो गठबंधन के प्रत्याशी है मदन भैया, उन्होंने लगातार आदेश जी, अगर आप अपना थोड़ा सा फ्रेम सही कर लें, आप पूरे ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो आपसे बेहतर तरीके से बातचीत हो पाएगी। आदेश जी जी
चलिए श्याम किशोर, मैं आपके पास आना चाहूंगी जब तक आदेश अपना फ्रेम सेट कर लेंगे। श्याम किशोर, जिस तरीके से मैनपुरी की अगर खासतौर पर बात की जाए तो 90,000 से जी, आगे जो है डिम्पल यादव निकल चुकी है। ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो माहौल वहाँ का सियासी बना हुआ है, जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, ये साफ तौर पर कड़ी टक्कर देने को तैयार है बीजेपी को 2024 में। श्याम किशोर जी जी लता जी बताना चाहेंगे, यहाँ पे बराबर जो है जब से यहाँ पे वोटिंग का जो है मतगणना होना शुरू हुआ है, उस समय से समाजवादी पार्टी की ही डिम्पल यादव जो है चारों विधानसभा सीटों से आगे ही चल रही है बराबर। हालांकि कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी के जो है नेता यहाँ पे केंद्रीय मंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी बराबर सभाएं करते हैं। लौटूंगी, टेक्निकल खामियां हैं तो आदेश, जिस तरीके से खतौली की अगर हम बात करें, खतौली में किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, लगातार जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और अभी 5 राउंड समाप्त हुए हैं। राजकुमारी जो प्रत्याशी है बीजेपी की, उनसे जो गठबंधन के प्रत्याशी है वो 7845 वोट से आगे चल रहे हैं और अभी 22 राउंड अभी भी यहाँ बाकी है और देखना यह होगा कि आगे 22 राउंड में क्या हो पाता है। जी बिल्कुल, अगर वर्तमान की बात की जाए तो कौन सी पार्टी का नेता आगे चल रहा है? रालोद आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है? देखिए, गठबंधन के प्रत्याशी है मदन भैया, हाँ। वो अभी भाजपा से आगे चल रहे हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी है उनसे 7845 वोट से आगे चल रहे हैं। चलिए, इस तरीके से लगातार जो माहौल बना हुआ है, अगर हम खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात ही कर लें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का जो रुझान सुबह से सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये जो रुझान है दरअसल ये रुझान नहीं, ये मिनी नतीजे होंगे 2024 के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चुनावी मैदान में हर कोई अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरा था, लेकिन जनता ने किसे प्यार दिया, किसे दुलार दिया, हालांकि शाम तक वो तस्वीरें पूरी साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अगर गुजरात की खासतौर पर बात करें तो गुजरात में बीजेपी साफ तौर पर आगे निकल चुकी है, अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और हिमाचल की अगर खासतौर पर बात करें तो हिमाचल में भी साफ तौर पर जो कांटे की टक्कर है वो लगातार बरकरार है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर शाम तक किस तरीके से तस्वीरें साफ हो पाती हैं और जो दम और दावे तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से भरे जा रहे थे, किसके दावों में सच्चाई निकलकर सामने आती है और किसके सिर पर जीत का सेहरा अलग अलग राज्य की जनता पहनाती है। ये लगातार जो एफएम न्यूज़ की जो नज़र है, वो निगाहें लगातार बनी हुई कि आखिर कौन सी पार्टी जीत का जो है सेहरा सजवाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुबह से जो मतगणना है वो जारी है, कई राउंड की जो मतगणना है वो हो चुकी है, लेकिन शाम तक या यूँ कहा जाए दिन तक जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। हालांकि गुजरात में जिस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 150 से ज़्यादा जो वोट है वो बीजेपी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहे, तो वही आम आदमी पार्टी गिनी चुनी सीटों पर यहाँ पर दिखाई पड़ रही। तो वही अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जो कांटे की टक्कर है वो बरकरार है, और कहीं ना कहीं ये जो संभावना है वो बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि हो सकता है कि हिमाचल में जो परंपरा रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, हो सकता है कि इस परंपरा को दोहराने के मूड में वहां की जनता हो। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा सीट और लोकसभा सीट पर, हालांकि मैनपुरी की खासतौर पर अगर हम बात करें तो मैनपुरी में डिम्पल यादव साफ तौर पर जीत हासिल करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो शाक के चेहरा बीजेपी ने इस सीट पर उतारा था उसका कोई फायदा बीजेपी को नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो लगातार जो अपडेट है वो एफएम न्यूज आपको लगातार देता रहेगा, पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट एफएम न्यूज पर आपको मिलता रहेगा। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लगातार पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।